हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। सो फ्रेंड्स, इसमें चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चनएयर बाय पोस्ट की। ये क्वेश्चनएयर बाय पोस्ट क्या होता है फ्रेंड्स? तो क्वेश्चनएयर बाय पोस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स? पहले तो क्वेश्चनएयर क्या होता है फ्रेंड्स? प्रीवियस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि क्वेश्चनएयर बाय पोस्ट क्या होता है। ये भी एक मेथड है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। क्वेश्चनरी मतलब एक लिस्ट ऑफ लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिलने चाहिए। ऑप्शंस और एकदम इजी क्वेश्चन होने चाहिए और कैलकुलेशन भी नहीं होनी चाहिए जिससे आप आसानी से मतलब सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाए। ओके फ्रेंड्स, ये होता है क्वेश्चनएयर। ये भी एक मेथड है कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। तो क्वेश्चनएयर बाय पोस्ट में क्या है, मतलब मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप जा ना पाए, तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है कि आप है ना क्वेश्चनएयर बाय पोस्ट मेथड का यूज़ करें। यानी कि आप खुद नहीं जाएंगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, आप पोस्टल सर्विसेज के द्वारा मतलब आपकी क्वेश्चनएयर ना जो भी रिस्पोंडेंट है, मतलब जिससे भी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसको आप पोस्ट कर देंगे क्वेश्चनएयर आपका। ओके फ्रेंड्स, और उसके साथ है ना आप एक रिक्वेस्ट भी लिखेंगे कि हाँ विद इन 10 डेज़ या जितने भी दिन विद इन 10 डेज़, चलो फॉर एग्जांपल विद इन 10 डेज़ के अंदर है ना मुझे मतलब ये क्वेश्चनएयर फुलफिल करके भिजवा दो, ऐसी आप एक उसमें रिक्वेस्ट भी डाल देंगे। ओके फ्रेंड्स, और फिर एक ब्लैंक एनविलप भी डाल देना याद से, क्योंकि ब्लैंक एनविलप इसलिए क्योंकि उसे कोई भी मतलब स्टैंप लगवाना हो, मतलब कोई भी पोस्टल स्टैंप या मतलब एड्रेस लिखना हो, मतलब जिस इन्वेस्टिगेटर का एड्रेस लिखना हो कि हाँ ये इस एड्रेस पे भिजवाना है मुझे ये क्वेश्चनएयर, तो उसके लिए एक ब्लैंक एनविलप डालना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, वो जो क्वेश्चनएयर होगा ना वो एकदम सिंपल क्वेश्चन से भरा हुआ होना चाहिए, ना कोई टफ क्वेश्चन उसमें होने ही नहीं चाहिए। और ऑप्शंस भी होने चाहिए बहुत सारे, जैसे मतलब जो आपका रिस्पोंडेंट है वो बोर ना हो जाए, और कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए उन क्वेश्चंस में, और एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए कि वो जो पर्सन है वो खुद ही समझ जाए उन क्वेश्चंस का मतलब और आसानी से फुलफ़िल कर दे उसको। ओके फ्रेंड्स, ये होता है क्वेश्चनएयर बाय पोस्ट मेथड। हाँ, आज के टाइम पे देखा जाए तो आज के टाइम पे तो ईमेल आ गया है, कंप्यूटर सर्विसेज आ गई है, आज के टाइम पे मोबाइल आ गए हैं, तो क्वेश्चनएयर बाय पोस्ट का इस्तेमाल तो शायद ही होता होगा। ईमेल के द्वारा ही सब लोग बातें करते हैं आजकल तो, या तो फ़ोन में व्हाट्सअप और भी बहुत कुछ आ गया है, इसलिए ये मेथड का यूज़ अभी बहुत कम हो रहा है, लेकिन होता तो है। आज के टाइम पे भी पोस्टल सर्विसेज का बहुत यूज़ होता है फ्रेंड्स। ओके, तो सब बात करते हैं क्वेश्चनएयर बाय एन्यूमरेटर की। क्वेश्चनएयर बाय एन्यूमरेटर में क्या होता है, जो एन्यूमरेटर होता है वो खुद पर्सनली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाता है और उसमें फ़ेस टू फेस कॉन्टेक्ट होता है। तो हाँ, अगर रिस्पोंडेंट को कोई डाउट भी हो तो हम फेस टू फेस मिलते हैं तो आसानी से वो क्लियर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, और इसमें क्या है, जैसे कि जो एन्यूमरेटर हो वो खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाता है तो उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि उसे इन्फॉर्मेशन अगर परफेक्ट कलेक्ट करनी है तो उसे कैसे बिहेव करना है, मतलब रिस्पोंडेंट के साथ कैसे बिहेव करना है, एकदम पोलाइट यानी विनम्रता से बिहेव करना है, मतलब कोई भी गुस्सा नहीं करना है उसे। अगर कोई किसी चीज़ में डाउट हो या मतलब किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो अगर रिस्पोंडेंट को, तो उसे बहुत ही पोलाइटली उसका जवाब देना है कि हाँ इसमें ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। और है ना, उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है आपकी। अगर वो रिस्पोंडेंट की डिसरिस्पेक्ट करेगा तो रिस्पोंडेंट को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके मतलब सवालों का जवाब देने में। ओके फ्रेंड्स, आप सोचिए कि आप अपने फ़ायदे के लिए जा रहे हैं, मतलब आप किसी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर आप उसको डिसरिस्पेक्ट देंगे तो वो भी आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा। ओके फ्रेंड्स, और ऐसे हमें बिहेव करना चाहिए जैसे कि वो हमारा मतलब घर का ही हो, ऐसे बिहेव करना चाहिए। घर का तो नहीं कह सकते लेकिन एकदम अच्छे से बिहेव करना चाहिए जिससे हम जो भी क्वेश्चन पूछे ना उनका आंसर हमें प्रॉपरली और इजीली मिल जाए। अगर हम प्यार से बात करते हैं ना तो सारे काम बन जाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए है ना हमें विनम्रता से बात करनी चाहिए जिससे मतलब सामने वाला रिस्पोंडेंट भी हैप्पी हो जाए, मतलब उससे भी अच्छा लगे कि हाँ उसे कोई रिस्पेक्ट दे रहा है और वो इजीली सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दे। और ये जो क्वेश्चनएयर बाय एन्यूमरेटर होता है फेस टू फेस होता है, तो मान लीजिए अगर क्वेश्चंस के आंसर फुलफ़िल करते वक्त अगर रिस्पोंडेंट को कोई डाउट हो कि उसकी इन्फॉर्मेशन का कोई मिसयूज़ हो जाएगा या और कुछ हो जाएगा, तो वहाँ एन्यूमरेटर होता है तो वो उसे समझा सकता है कि नहीं उसकी इन्फॉर्मेशन का कोई मिसयूज़ नहीं होगा। वो कोई उसे मतलब प्रूफ दे सकता है कि हाँ हम आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये मेथड बेस्ट तो बहुत है पर इसमें एक ऐसा है कि आपकी
मनी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन बाई पोस्ट की बात करें तो उसमें आप तो पोस्टल सर्विसेज के द्वारा आपका टाइम बहुत बचता है, लेकिन इसमें टाइम आपका बहुत जाएगा, पर ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन बाय पोस्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, मतलब इसके क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या इसके डिसएडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस की अगर बात करें तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये जो मेथड है, अगर मान लीजिए आपको बहुत वास्ट एरिया मिला है, मतलब बहुत वास्ट फील्ड मिली है या फिर बहुत वाइड फील्ड मिली है, जहाँ मतलब बहुत बड़ी फील्ड मिली है आपको कलेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन, तो ये मेथड सबसे ईजी है, क्योंकि ये आपका टाइम बचाएगा। अब बहुत ही बड़ी फील्ड में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आपका टाइम भी बहुत जाएगा, मनी भी जाएगा और आपकी एनर्जी भी जाएगी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन बाय पोस्ट के द्वारा अगर पोस्ट ही कर देंगे क्वेश्चन को, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी टाइम पे मिल जाएगी। और सेकेंड इसका एडवांटेज है कि ये जो मेथड है ये बहुत सिंपल है और लेस एक्सपेंसिव है। ये एक्सपेंसिव इसलिए नहीं है क्योंकि है ना, आपको मतलब हर जगह खुद नहीं जाना पड़ेगा, तो आपका जो ट्रैवल का या फिर और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो नहीं होंगे। सिर्फ आपको पोस्टल एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, पोस्टल एक्सपेंसेस मतलब पोस्टल सर्विसेज के जो भी एक्सपेंसेस होंगे सिर्फ वही देने पड़ेंगे। इसलिए ये बहुत सिंपल और इजी मेथड है, जिसमें हम लेस एक्सपेंस में लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही बेस्ट मेथड है। और इसका थर्ड एडवांटेज है कि मतलब मान लीजिए कभी इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जा ना पाए, तो वो इन्वेस्टिगेटर्स के एरिया में उन्हें पोस्ट करे अगर क्वेश्चन आए, तो ये उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मतलब हर बार हम जा पाएँ। जैसे कि अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो अभी कोविड-19 के टाइम में तो कौन जाता होगा मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए घर घर, इसलिए या तो पोस्टल सर्विसेज का यूज़ कर लेंगे हम। वैसे तो आजकल तो है ना, ईमेल और व्हाट्सअप ये सब का बहुत यूज़ हो रहा है, तो इसके आगे तो अभी पोस्टल सर्विसेज भी थोड़ी फेल हो गई है। वैसे पोस्टल सर्विसेज का यूज़ बंद नहीं हुआ है फ्रेंड्स। ये डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब क्वेश्चन बाय पोस्ट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है फ्रेंड्स। मतलब मान लीजिए जो रिस्पोंडेंट है, मतलब जो आपको मतलब आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई करने वाले हैं, अगर उन्हें वो इलिटरेट हो, अगर उन्हें पता ही ना हो कि क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं, या तो वो अनपढ़ हो, तो फिर वो आपके क्वेश्चन के आंसर दे ही नहीं पाएंगे। तो ये मेथड एकदम यूज़लेस हो जाएगा, मतलब कोई काम का ही नहीं रहेगा कि आपने तो अपना काम कर दिया, आपने तो पोस्ट के द्वारा क्वेश्चन भिजवा दिया, पर सामने वाला पर्सन इलिटरेट है, वो पढ़ा लिखा है ही नहीं, तो वो आपके क्वेश्चंस के जवाब कैसे देगा। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है फ्रेंड्स। और सेकंड है कि मान लीजिए वो लेज़ी हो, मतलब सामने वाला जो भी मतलब रिस्पोंडेंट है वो लेज़ी हो, वो क्वेश्चन टाइम पे फुलफ़िल ही ना करे और आपको ऐसे ही खाली भेज दे, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। और मान लीजिए कि आपने मतलब जो जिस रिस्पोंडेंट को मतलब क्वेश्चन भेजा है, अगर उसने इन्फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ की है या कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसने दी नहीं और ब्लैंक क्वेश्चन ही आपको वापस भेज दिया है, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसका लास्ट सबसे कहें तो डिसएडवांटेजेस ये है कि मान लीजिए जो इंस्ट्रक्शंस देंगे अपने मतलब क्वेश्चन के बारे में, मान लीजिए आपने क्वेश्चन सेंड कर दिया पर सामने वाले को आप पे यकीन नहीं हुआ कि हाँ आप उसकी इन्फॉर्मेशन का कोई मिसयूज़ हो जाएगा या नहीं, इसलिए वो क्वेश्चन फुलफ़िल ही ना करे या तो कुछ आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, तो भी ये मेथड एकदम यूज़लेस हो जाएगा। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है फ्रेंड्स। इसमें आप मनी तो सेव कर सकते हैं क्वेश्चन बाय पोस्ट के ज़रिए, लेकिन लोगों का भरोसा नहीं जीत सकते। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन बाय एन्यूमरेटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो फ्रेंड्स, इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें तो इसका फर्स्ट और सबसे मेन एडवांटेज है कि इसमें क्वेश्चन बाय एन्यूमरेटर में क्या है, मतलब है ना, जो एन्यूमरेटर होता है वो पर्सनली जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो हम ये विश्वास कर सकते हैं कि वो कंप्लीट, करेक्ट और मोर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करता है, क्योंकि वो फेस टू फेस मतलब रिस्पोंडेंट से बातें करता है और इन्फॉर्मेशन एकदम प्रॉपर कलेक्ट करता है। और सेकंड इसका डिसएडवांटेज है कि जो एन्यूमरेटर होता है, मान लीजिए सामने कोई ऐसा रिस्पोंडेंट है जो इलिटरेट हो या नॉन कोऑपरेटिव हो, जो समझ नहीं पा रहा हो या अनपढ़ हो, मतलब जो क्वेश्चंस के जवाब क्या देने हैं, क्या आंसर करना है वो समझ नहीं पा रहा हो, तो एन्यूमरेटर वहाँ फेस टू फेस होता है, तो वो मतलब एक्सप्लेन कर सकता है हर क्वेश्चन को प्रॉपर और अपने आंसर अच्छे से ले सकता है। और इसका थर्ड एडवांटेज है कि मान लीजिए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, मतलब भरोसा ना हो, मतलब सामने वाले पर्सन को कि उसकी इन्फॉर्मेशन का कोई मिसयूज़ ना हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मतलब वो वहाँ भी क्वेश्चन के बारे में पूरी तरीके से जानकारी देता है एन्यूमरेटर आपको, कि वो मतलब
मतलब वो रिलायबल है कि नहीं, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही तो किसी को देंगे नहीं, पहले तो उस पर भरोसा तो करना पड़ेगा ना कि वो पर्सन हॉनेस्ट है कि नहीं। मतलब एन्यूमरेटर ऐसा होना चाहिए जो मतलब जिसका मतलब वो विनम्रता से बात करे, एक तो डिसरिस्पेक्ट ना करे वो हमारी। अगर वो डिसरिस्पेक्ट करेगा तो भी इन्फॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट नहीं होगी। इसलिए ये एक अच्छा मेथड है। इसमें एन्यूमरेटर आपको हर चीज़ के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन करता है, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। और है ना, ये मोर रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि इसमें एन्यूमरेटर पर्सनली जाकर कलेक्ट करता है और ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मान लीजिए एन्यूमरेटर है ना, मान लीजिए आपके पास है ना बहुत वाइड एरिया है, तो आपको बहुत सारे एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करना पड़ता है, तो आपकी इंक्वायरी की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। आपको बहुत सारे एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो उन्हें सैलरी भी पे करनी पड़ेगी। अगर उन्हें सैलरी बहुत पे करनी पड़ेगी तो आपकी इंक्वायरी की जो कॉस्ट होगी वो ऑफकोर्स इंक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। और मान लीजिए कि आपके कभी ऐसा भी हो या तो एन्यूमरेटर ही ना मिल रहे हो और आपको इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही कलेक्ट करनी है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। ओके फ्रेंड्स, और जो क्वेश्चन आयर बाय एन्यूमरेटर है उसमें मान लीजिए एन्यूमरेटर है वही अनट्रेंड है, मतलब वही इलिटरेट है, तो वो क्या मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है। जो एन्यूमरेटर होते हैं वो एकदम स्किलफुल होने चाहिए, मतलब उनमें ये टैलेंट होना चाहिए कि वो प्रॉपर और एकदम अच्छे से करेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएं। अगर वही इलिटरेट होंगे तो कोई मतलब भरोसा ही नहीं कर सकते कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट वो ला पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और मान लीजिए कोई वाइड एरिया है तो आपको एन्यूमरेटर अपॉइंट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। मतलब बहुत ज़्यादा वाइड एरिया मिल जाए आपको, मान लीजिए पूरे एक शहर की इंक्वायरी करनी है, तो इतने सारे एन्यूमरेटर थोड़ी आप अपॉइंट करेंगे हर एरिया के लिए एक एक, क्योंकि पर्सनली जाना पड़ता है ना क्वेश्चन बाय एन्यूमरेटर में। तो इसलिए ये मेथड यहाँ भी मतलब मात खा जाता है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अमॉन्ग द 3 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा डिस्कस्ड अर्लियर द सिलेक्शन ऑफ इंक्वायरी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। मतलब अभी तक जो भी हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, जो भी हमने मेथड्स डिस्कस किए हैं अर्लियर, उनकी सिलेक्शन कैसे करें, जैसे कि इंक्वायरी की सिलेक्शन कैसे करें, तो वो तो डिपेंड है एस्पेक्ट्स पे। जो ये नीचे एस्पेक्ट्स दिए हैं उन पे डिपेंड है कि हाँ कौन सी इंक्वायरी बेटर रहेगी। तो फर्स्ट तो है स्प्रेड ऑफ द एरिया ऑफ द इंक्वायरी, मतलब जो इंक्वायरी हमें करनी है उसका एरिया कितना है। अगर बहुत ही कम एरिया है, बहुत ही शॉर्ट एरिया है, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर एक छोटा सा एरिया है, तो वहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए तो डायरेक्ट इंक्वायरी सबसे बेस्ट है फ्रेंड्स। और अगर एरिया थोड़ा वाइड है तो हम इनडायरेक्ट इंक्वायरी का यूज़ करेंगे। और मान लीजिए एरिया कुछ ज़्यादा ही वाइड है या तो हम कैपेबल भी नहीं है वहाँ जाने के लिए, तो हम मेथड ऑफ क्वेश्चनरी का यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर सेकंड है द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी का पर्पस क्या है, पहले तो वो पता करेंगे कि हाँ किस उद्देश्य से हम इंक्वायरी कर रहे हैं, पहले वो पता करेंगे। फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा उस इंक्वायरी के लिए। कोई मतलब बहुत ही सीरियस हो, इंक्वायरी का पर्पस बहुत ही सीरियस हो, तो डायरेक्ट इंक्वायरी बेस्ट है कि जाकर हम आसानी से मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा सीरियस ना हो तो हम मेथड ऑफ क्वेश्चनरी या इनडायरेक्ट इंक्वायरी का यूज़ करेंगे। तो हमें उसका पर्पस पता होना बहुत ज़रूरी है कि उस इंक्वायरी का पर्पस क्या है। फिर द मॉनेटरी प्रोविज़न, हाँ एक तो मॉनेटरी प्रोविज़न तो पता ही होना चाहिए कि हाँ उसमें हमारा एक्सपेंस कितना लगेगा, मतलब कौन सी इंक्वायरी बेटर रहेगी लेस एक्सपेंस में, और एकदम रिलायबल कौन सा मेथड है जो हमें एकदम रिलायबल इन्फॉर्मेशन भी देगा और एक्सपेंस भी ज़्यादा नहीं होगा। ओके, फिर द टाइम फ्रेम, हाँ और हमें कितने टाइम में वो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी हमें पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से हम मतलब कोई भी इंक्वायरी पे जा सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट इंक्वायरी तो है तो उसमें तो बहुत टाइम जाता है, तो वो अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम है तो ही हम डायरेक्ट इंक्वायरी करेंगे, नहीं तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी या मेथड ऑफ क्वेश्चनरी का यूज़ करेंगे। इसलिए टाइम फ्रेम पता होना बहुत ज़रूरी है इसमें। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सपर्ट एन्यूमरेटर्स, हाँ और एक तो हमारे पास इतने एन्यूमरेटर्स है कि नहीं जो प्रॉपर टाइम टू टाइम इंक्वायरी कर सके और हमें टाइम से इन्फॉर्मेशन दे सके, उसकी पॉसिबिलिटी भी पता करना बहुत ज़रूरी है। अगर एन्यूमरेटर्स की कमी है तो प्रॉपर इंक्वायरी हम कर नहीं सकते, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। और लास्ट है द स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी।
अब स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी में क्या है, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ, अब अगर एक्यूरेसी की बात करें तो द स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी मतलब जो भी हमें इंक्वायरी करनी है उसमें कितनी शुद्धता है वो भी हमें पता होना चाहिए। मतलब किस बारे में इंक्वायरी है, किस चीज़ के बारे में इंक्वायरी है, उसकी शुद्धता मतलब फुल्ली नॉलेज हमें होनी चाहिए। फिर हम सोचेंगे कि कौन सा मेथड अपनाना है उस इंक्वायरी को कलेक्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये कुछ 6 एस्पेक्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। सो फ्रेंड्स, ये कुछ 6 एस्पेक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। इनको फॉलो करके हम एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही है कि कोई भी मतलब हमें डेटा कलेक्ट करना हो उसके लिए क्या एस्पेक्ट्स हमें पता होनी चाहिए, कि हाँ मतलब पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए इन 6 एस्पेक्ट्स के बारे में, तभी हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने सेकेंडरी डेटा के बारे में बात की थी। सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है, मतलब जो प्राइमरी डेटा होता है अगर उसे हम यूज़ करें अपने इन्फॉर्मेशन के लिए या अपने मोटिव के लिए तो वो हुआ सेकेंडरी डेटा। जैसे कि प्राइमरी डेटा में क्या होता था, प्राइमरी डेटा जो होता है ना वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है और वो ओरिजिनल होता है और वो हम खुद कलेक्ट करते हैं, इसलिए उसे प्राइमरी डेटा कहा जाता है। जबकि सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, वो हमें ऑब्टेन होता है प्राइमरी डेटा के द्वारा, मतलब वो जो प्राइमरी डेटा है उसी को हम यूज़ करते हैं एज अ सेकेंडरी डेटा। मतलब ये सेकेंडरी डेटा का मतलब ही ये होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी एसोसिएशन के कलेक्ट किए हुए डेटा को हम यूज़ करते हैं, तो वो होता है सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा के ऐसे कौन से सोर्सेस है जिनके द्वारा हमें सेकेंडरी डेटा मिल सकता है, तो सबसे फर्स्ट उसका इम्पॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। मतलब गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी पब्लिकेशंस है जो डेटा कलेक्ट करती है और उनके डेटा को हम एज अ सेकेंडरी डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा कलेक्ट करती है और उनके डेटा को हम एज अ सेकेंडरी डेटा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो कलेक्ट करती है तो वो तो प्राइमरी डेटा के तौर पे कलेक्ट करती है ना। और फिर सेकंड मान लीजिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ये तो आपको पता ही होगा 11 ईयर्स के बाद हमारे देश में जनगणना होती है, उसे ही कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो वो भी है ना, हर घर घर जाकर ये पूछा जाता है कि कितने लोग हैं, मतलब एज क्या है, सब कुछ पूछा जाता है उस जनगणना में। तो वो भी एक तरह से गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है जो डेटा कलेक्ट करती है और उनसे भी लेकर हम अपने मोटिव के लिए डेटा का यूज़ कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी डेटा। ओके फ्रेंड्स, और अगर सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस की बात करें तो सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन कौन सी होती है, जैसे कि मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC के पास भी बहुत सारे लोगों का डेटा होता है, क्योंकि LIC की बीमा तो सभी लोग करवाते हैं। तो उससे भी अगर मान लीजिए हमें कभी कोई इंपॉर्टेंट काम हो, मतलब LIC में जो लोग बीमा कराते हैं उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जाननी हो, तो हम LIC से वो इन्फॉर्मेशन एज अ सेकेंडरी डेटा ले सकते हैं और उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। और जैसे कि सेकेंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होती हैं हर अलग अलग जगह की, मतलब हर अलग अलग स्टेट की, तो मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिसिटी पे कोई मतलब एनालिसिस करना है तो उनसे भी हम वो डेटा लेके एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये तो हुई सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। फिर थर्ड है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, मतलब इंटरनेशनल ऐसी कौन सी पब्लिकेशंस है जिनसे हम सेकेंडरी डेटा लेके मतलब उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा तो है UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनाइटेड नेशंस के पास तो पूरे वर्ल्ड का डेटा होता है, बहुत सारा डेटा होता है और वो तो मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए ही काम करता है, तो उससे भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। या तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मतलब पब्लिकेशन है जिनसे हम कोई भी डेटा ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मतलब ऐसे ही नहीं ले सकते, अगर कोई हमारा प्रॉपर कोई मोटिव हो या तो हम उसका मिसयूज़ ना करें तो ही हम उसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई हमें डेटा नहीं देने वाला ऐसे ही। ओके फ्रेंड्स, फिर फोर्थ है रिपोर्ट्स ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी बहुत सारी हैं जो हर चीज़ पे रिसर्च करती हैं, अगर उनके बारे में भी हमें जानना हो तो हम खुद मतलब हर जगह जा के ना जाने, उनसे उनका डेटा लेकर उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, ATIRA,
इसको मटीरा भी कह सकते हैं। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, हमारे मतलब अहमदाबाद की। ओके फ्रेंड्स। और फिर सेकंड है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL, फिर सॉल्ट एंड मराइन रिसर्च लेबोरेटरी। ऐसे बहुत सारे मतलब हैं, या तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसे सब से है ना, ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनसे भी हम डेटा लेके उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। फिर फिफ्थ अगर बात करें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑटोनॉमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या जिला पंचायत एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ पब्लिश देयर एनुअल रिपोर्ट्स, इनसे भी हम ले सकते हैं डेटा एज अ सेकेंडरी डेटा एनालिसिस करने के लिए। जैसे नेक्स्ट है पब्लिकेशंस ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिजनेस और कॉमर्स की भी ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डेटा कलेक्ट करती है, उनसे भी हम ले सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट अगर बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये भी कुछ डेटा पब्लिश करती है, जैसे कोई इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में, या तो द चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड या फॉरेन ट्रेड रिव्यू, मतलब उनसे भी हम डेटा ले सकते हैं। बिजनेस और कॉमर्स में भी ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो डेटा कलेक्ट करती है, उनसे भी अगर हमें किसी बिजनेस पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे या कॉमर्स मैनेजमेंट पे किसी पे भी हमें कोई एनालिसिस करना हो तो उनसे भी हम डेटा ले सकते हैं। फिर न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, अब ये तो आपको पता ही होगा, न्यूज़पेपर तो हर किसी के घर पे आता है और पीरियोडिकल्स भी बहुत लोग पढ़ते हैं, तो उनसे भी हम डेटा ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में जान सकते हैं, कॉमर्स, बिजनेस, स्पोर्ट्स, उस मतलब न्यूज़पेपर में तो मेनली हम हर चीज़ के बारे में जान सकते हैं, पॉलिटिक्स हो या कोई मतलब बॉलीवुड के बारे में हो, हॉलीवुड के बारे में हो, किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो, या कोई फाइनेंशियल या कोई ट्रैवल के बारे में, या कोई ट्रैवल एक्टिविटीज़ के बारे में, मतलब एक्सीडेंट कुछ भी हो, और है ना, हम न्यूज़पेपर के द्वारा हम सब कुछ जान सकते हैं फ्रेंड्स, और पीरियोडिकल्स के द्वारा भी। तो ये भी हमारे लिए एज अ सेकेंडरी डेटा ही हुआ ना, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम थोड़ी कलेक्ट करने गए हैं, वो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट की है और उसे हम यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसे भी कुछ सोर्सेज हैं, यानी कि अनपब्लिश्ड सोर्सेज, जिनसे हमें सेकेंडरी डेटा मिल सकता है। जैसे कि सम ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा में नॉट बी पब्लिश्ड, मतलब कुछ ऐसे भी स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं जो पब्लिश्ड नहीं होते। समटाइम्स द डेटा में नॉट बी ड्रॉन और रिक्वेस्ट फ्रॉम द अनपब्लिश्ड इंटरनल रिकॉर्ड्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन विच आर प्रिपेयर्ड फॉर देयर रेफरेंस, मतलब ऐसे भी बहुत डेटा होते हैं जो किसी भी प्राइवेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिपेयर नहीं किए होते हैं अपने रेफरेंस के लिए। फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, देयर लेंथ ऑफ सर्विस, देयर एजुकेशन लेवल, डेटा रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, PhD, these ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा। हाँ फ्रेंड्स, ऐसे भी कुछ डेटा हैं अनपब्लिश्ड डेटा, मतलब जो किसी ने पब्लिश नहीं किए हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है या कोई ऑफिस है, उसमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी है, तो वो मतलब किसी पब्लिकेशन ने या किसी मतलब सोर्स से हमें प्राप्त नहीं हुए, मतलब वो तो हम ऐसे ही मतलब एनालिसिस कर सकते हैं कभी जाकर। या लेंथ ऑफ सर्विस, या तो वो एम्प्लॉयज़ कितनी सर्विस दे रहे हैं, उनका एजुकेशनल लेवल क्या है, ये डेटा जो होता है ना, ये किसी ने पब्लिश नहीं किया होता है, ये अनपब्लिश्ड डेटा होता है, और इससे भी हम एज अ सेकेंडरी डेटा यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े तो। ओके फ्रेंड्स। और इन्वेस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, हाँ ये सब किसी में भी मतलब ये अनपब्लिश्ड डेटा ही हुए, ये किसी ने पब्लिश नहीं किए हैं। हाँ अपने यूज़ के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं, पर ये किसी के पब्लिश किया हुआ डेटा नहीं है फ्रेंड्स। ओके। या तो कोई वेरियस यूनिवर्सिटी या कंपनियों के बारे में हो तो वो डेटा किसी ने पब्लिश नहीं किया है, हाँ उनके बारे में हम जान सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अपने मोटिव के लिए, लेकिन वो अनपब्लिश्ड डेटा ही कहलाएंगे। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा, मतलब जो सेकेंडरी डेटा होता है उसके बारे में हमने बहुत कुछ जाना, लेकिन उसके यूज़ में कुछ प्रिकॉशंस भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जब भी हम सेकेंडरी डेटा का यूज़ करते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस भी फॉलो करने होते हैं। प्रिकॉशंस मतलब क्या होता है, सावधानियाँ, मतलब जब हम सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं तो हमने बहुत सारी सावधानियाँ भी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइमरी डेटा तो ओरिजिनल होता है और वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है, तो चलो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो सेकेंडरी डेटा होता है वो तो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया है, अब हमें प्रॉपर उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती है, तो उसे जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है।
सो फर्स्ट है शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम वेयर इट इज़ कलेक्टेड। मतलब पहले तो ये वेरीफाई हमें कर लेना चाहिए कि वो डेटा कहाँ से कलेक्ट हुआ है, मतलब जहाँ का डेटा हमें चाहिए था प्रॉपर, जिस एरिया या जिस विलेज या जिस स्टेट का या जिस डिस्ट्रिक्ट का हमें डेटा चाहिए था वो प्रॉपर वहीं का है कि नहीं। पहले तो ये वेरीफाई कर लेना चाहिए कि हमें जिस चीज़ का और जहाँ का डेटा चाहिए वो वहीं का है या नहीं। ये वेरीफाई करने के बाद सेकंड है पर्पस ऑफ कलेक्टिंग। हाँ, और उस डेटा को कलेक्ट करने का पर्पस क्या था, मतलब जो पर्पस हमारा है उस डेटा पे एनालिसिस करने का, क्या वही पर्पस उसको कलेक्ट करने वाले का था। पहले तो वो पर्पस पता होना चाहिए। पर्पस यानी उद्देश्य क्या था उस डेटा को कलेक्ट करने का, वो भी हमें प्रॉपर पता होना चाहिए, तभी उस डेटा का हम प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड है डेटा मस्ट नॉट बी टू ओल्ड। हाँ, एक तो जो भी सेकेंडरी डेटा हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पुराना डेटा हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि डेटा तो बदलता ही रहता है। जैसे कि डे बाय डे हमारी लाइफ चेंज होती है, तो डेटा जो भी एनालिसिस हम करते हैं तो वो हर बार नया ही करना पड़ता है एक तरीके से, तो वो भी बदलता रहता है। तो ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है जिस सेकेंडरी डेटा का हम यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा पुराना ना हो। मतलब जैसे मान लीजिए कुछ महीनों पहले का ही हो या कुछ आधे साल पहले का, मतलब आधे साल तो नहीं कह सकते, कुछ महीने पहले का हो तो ही वो डेटा काम का है, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो रही है हम ह्यूमंस की। ओके फ्रेंड्स, फिर फोर्थ है एस्टिमेटेड डेटा शुड बी अवॉइडेड। अब एस्टिमेटेड का मतलब क्या हुआ, एस्टिमेटेड मतलब अनुमान लगाना, मतलब कोई ऐसा डेटा हो जो मतलब पक्का डेटा नहीं है, मतलब अनुमान ही है उस डेटा का, हाँ कि वो डेटा मतलब थोड़ा रियल है, ऐसे डेटा को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि वो कैलकुलेशन को भी रॉन्ग कर देगा हमारी। जो डेटा ही अनुमान पे निर्भर है, मतलब वो डेटा ही रियल नहीं कह सकते हम उस डेटा को, तो वैसा डेटा हमारे क्या काम का फ्रेंड्स। तो जो एस्टिमेटेड डेटा है उसे हमें अवॉइड ही करना चाहिए, उसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, वो सेकेंडरी डेटा भी कहलाने के लायक नहीं है। अब वही अनुमान पे डेटा है, मतलब अनुमान लगाया हुआ डेटा है, वो पक्का डेटा है ही नहीं, तो वो हमारे लिए यूज़लेस है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसका लास्ट और सबसे मेन प्रिकॉशन है मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा शुड बी नोन। मतलब जो मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा है, मतलब ये जो भी डेटा है उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, या उसके कोई बेनिफिट्स है या नहीं, या वो डेटा रियल भी है कि नहीं, उस डेटा के बारे में हमें फुल्ली फैमिलियर होना चाहिए, उसके बारे में सब कुछ क्लियरली पता होना चाहिए, ताकि हम प्रिकॉशंस ले सकें, आगे सावधानियां बरत सकें कि हाँ उस डेटा पे एनालिसिस करना हमारा गलत नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी डेटा है ना ऑलरेडी किसी का कलेक्ट किया हुआ है, उस पर हम पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते, उस पर मतलब पूरा एनालिसिस करने से पहले उस पर कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने ही पड़ते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका सबसे मेन प्रिकॉशन है कि आपको पता तो होना ही चाहिए कि वो डेटा मतलब किस बारे में है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए उस डेटा के बारे में, उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, या वो आपके लिए यूज़लेस ही ना हो, क्योंकि अगर वो डेटा मान लीजिए पुराना हो या रॉन्ग हो तो वो आपके लिए यूज़लेस ही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।